मीडिया से आए हुए हमारे सभी साथीगण, मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि आज माननीय मंत्री जी के द्वारा एक मीडिया के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है और आपके साथ वो रूबरू हो रहे हैं। और स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में क्या कुछ किया गया है, विगत दशक में हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं और आने वाले दिनों में हमारा क्या कुछ रोड मैप होगा, और आपके तो प्रश्न रहेंगे ही। तो उस बिंदु पर माननीय मंत्री जी आपके साथ संवाद करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आपको संबोधित करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे संजय कुमार जी ने एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन में कहा कि हमने कोशिश हम करेंगे कि एक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर आपके सामने रखे 4 से 14 तक जो हुई थी और 14 से 24 तक जो हुई, उसमें स्थिति क्या बदलाव हुआ है, क्या दिख रहा है स्कूल एंड हायर एजुकेशन में। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा ही था कि एनटीए की रिफॉर्म के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट की तहत सुप्रीम कोर्ट में भी हमने उसको दे दिया है और उस रिपोर्ट की कुछ मुख्यांश भी आज आपके साथ शेयर करेंगे, हाइलाइट्स को शेयर करेंगे। और जैसे मैंने आपको वादा किया था, आज ही वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी, तो आप उसको विस्तार से आपकी समीक्षा उसको करेंगे। 3 विषय में आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मित्रों, स्कूल एजुकेशन में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दायित्व संभाले तब कुछ पैरामीटर्स पे हम कहाँ खड़े थे और कहाँ आज पहुँचे हैं, उसको मैं अगर आपके सामने थोड़ा उल्लेख करूँ, उसमें हमें ध्यान में आता है कि एक क्वांटम जंप हुई है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति क्या थी, 13-14 में जितना स्कूल्स थे उससे ज़्यादा स्कूल अभी 23-24 की एकेडमिक ईयर तक पहुंची। वो एब्सोल्यूट नंबर में बाद में आऊँगा, लेकिन उन जितने स्कूल है 53% स्कूल में पहले इलेक्ट्रिसिटी होती थी, वो अभी 91.8 यानी 92% तक, नियर 100% इलेक्ट्रिसिटी आज स्कूल्स में पहुंची है। कंप्यूटर्स उन दिनों में 42.1% होते थे स्कूल्स में, वो आज के दिनों में बढ़ के 57.2 हुए हैं। सबसे एक उल्लेखनीय जंप हुई है, लीपफ्रॉगिंग हुई है। इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर के आगे उसको लाइव करने के लिए इंटरनेट आज एक अत्यावश्यक चीज हो चुकी है। और इस डिजिटल वर्ल्ड में नॉलेज डिसेमिनेशन की इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक अत्यावश्यक माध्यम बन चुकी है। उसमें 2013-14 में 7.3% की पेनिट्रेशन था, वो आज के दिन में बढ़ के लगभग 54% हो चुका है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से भारत में ग्राम पंचायत तक केबल पहुंच रहा है भारत सरकार की इन्वेस्टमेंट से, वो दिन दूर नहीं है, हम लगभग सभी स्कूलों में केबल कनेक्शन को भी पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा। गर्ल्स टॉयलेट एक उल्लेखनीय हाइलाइट्स में आपके सामने रखना उचित मानता हूं। पहले ये 90.6% होता था, ये अभी लगभग नियर 100% की ओर बढ़ चुका है, 97.2 हो चुका है।
बॉयज टॉयलेट 85.4% से बढ़ के 95.7% हो चुका है। हैंडवॉश जो स्वच्छ भारत अभियान की एक इम्पोर्टेंट फीचर है, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में एक जागरूकता लाना एक अत्यंत आवश्यक। 43.1% 13-14 में होता था, वे बढ़ के अभी 95% हो चुका है। इसके अर्थ में अगर टॉयलेट्स और हैंडवॉश ये तीनों को देखा जाए, स्वच्छता की पैरामीटर्स में ये नियर 100% की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्लेग्राउंड 67% होते थे, वो आजकल 82.4% हो चुका है। लाइब्रेरी 76.4% होते थे, वो बढ़ के लगभग 89% हो चुका है। स्कूल में एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन में CWSN बच्चों के लिए बहुत ही प्रायोरिटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। इसकी दो बड़ा जंप मैं आपके सामने कहता हूं। स्कूल में रैम्प्स पहले 56.8 होता था, वो आजकल 77% हो गया है। हम राज्यों को परसुएट करते हैं, इसमें समग्र शिक्षा में भी हम व्यवस्था भी करते हैं। 100% ये हो जाए तो एक्सेसिबिलिटी दिव्यांग बच्चों के लिए 100% हो। मित्रों, बाकी कई पैरामीटर्स में क्वांटम जंप हुए हैं। मैं अगर पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर की एक मोटा मोटा लेखा जोखा आपके सामने में रखूं, इसमें 130% की ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में। पहले 13-14 की बजट में इस अमाउंट था 10,780 रुपीज। ये अभी 21-22 की बजट में ये बढ़ के 25,043 रुपीज हुए हैं। ये 130% की ग्रोथ हो रही है। मित्रों, लैंग्वेज एक देश की बच्चों की पढ़ने में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आज हमने NEP को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कहा था, भारत की सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेज तथा इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग, NCERT तो 3 लैंग्वेज में किताब बनाती है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, लेकिन 23 लैंग्वेज में इन 3 के अलावा और बाकी जो 20 शेड्यूल लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज में डिजिटल बुक क्लास 1 और क्लास 2 की आज उपलब्ध है। आज दीक्षा प्लेटफॉर्म पे प्राइमर या ट्रांसलेशन टेक्स्ट बुक और उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की डिजिटल तरीके लगभग 126 इंडियन लैंग्वेज के ऊपर है दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। 7 फॉरेन लैंग्वेज पे पढ़ाई का व्यवस्था हुआ है। द्विभाषी प्राइमर्स आज 104 हम लोगों ने बना पाए हैं। ये NCERT की और CIIL की ये देन है। हम लोगों ने तमिल भाषा के लिए एक डेडिकेट लैंग्वेज टीवी चैनल्स भी बनाई है। चैनल नंबर 24 हुआ है वो। एडल्ट एजुकेशन के लिए उल्लास, जिस प्रोग्राम के नाम हमने कहा है, उसके लिए भी एक डेडिकेट चैनल बनाई है, चैनल नंबर 14। अभी अभी इंडियन साइन लैंग्वेज अभी भी संसद की वितर्क में, संविधान की वितर्क में माननीय प्रधानमंत्री जी उस विषय को उल्लेख किए। देखो, संविधान में सभी के लिए कहने से नहीं होता है, करने से होता है। जो साइन लैंग्वेज के ऊपर निर्भर बच्चे हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज को टीवी चैनल में आए, चैनल 31 हमने शुरू किया अभी।
मित्रों, इन दिनों में हमारी स्कूल बोर्ड्स की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ हुई है, जंप हुई है। पहले 10th क्लास में पास रेशियो में 2013 में ये 64% पास रेशियो था। आज उस पास रेशियो 95.5 हुआ है। जो लोग 10वीं में पढ़ते थे पहले, उसकी 64% पास होते थे, अब भी नियर 100% पास हो रहे हैं। और उसमें ये पहले 58.1% था, वो 95%, 5%, उसकी 64% की ग्रोथ हुई है। उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है बच्चियों का। गर्ल स्टूडेंट्स की 10th की पास रेशियो 72% की ग्रोथ हुई है। 12th में इस 10 साल के अंदर ओवरऑल पास रेशियो 66% हुए हैं 12th में। और उसमें से भी उल्लेखनीय है बच्चियों के अंदर, गर्ल स्टूडेंट्स के अंदर ये रेशियो 77% हुआ है। पिछले 10 साल में केवल स्टूडेंट्स में नहीं, स्टूडेंट्स इसीलिए हुए कि टीचर्स में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़े हैं। 14-15 में मेल फीमेल टीचर्स की तुलना था 53% मेल टीचर होते थे, 47% फीमेल टीचर होते थे। या 23-24 में इसकी स्थिति परिवर्तित हुई है। मेल स्टूडेंट 47% है, मेल टीचर्स 47% है, फीमेल टीचर 53% है। ये परिस्थिति में ठीक उल्टा हुआ है। इनकी ग्रोथ रेशियो 30% की हुई है। और एब्सोल्यूट नंबर में पहले 85 लाख टीचर होते थे, 85.62 लाख टीचर होते थे, ये बढ़ के अभी 98.1 लाख टीचर हुए हैं। और उनमें से 52.31 फीमेल टीचर है। ये एजुकेशन में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हुई है। मित्रों, मैं पिछले दिनों में एक आप लोगों के सामने एक विषय लाया था। अगर हम एक सैंपल साइज केवी और नवोदय विद्यालयों को ले, उनमें से जो पिछले 10 साल में ग्रोथ रेशियो हम दिख रहे हैं, उसमें जो मेरिटियस स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, उसमें जो हमारे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई, नीट, क्लैट, इस सब में इन 2 स्कूल्स की पार्टिसिपेशन बढ़ा है। उसमें मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। जेई एडवांस में जो आईआईटी की सीट्स है, इसमें लगभग 90,000 सीट्स है। उसमें आज लगभग 10% स्टूडेंट सिर्फ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले नवोदय विद्यालय और सामान्य और मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले केंद्रीय विद्यालय की बच्चों को ही मिलता है। ना इनको कोई कोचिंग है, ना इनको कोई बहुत बाकी देश की एक वर्ग के बच्चों को जो सुविधा मिलती है, उनको उस प्रकार की तथाकथित एक्स्ट्रा कोई कोचिंग हो पाता है। उसके बावजूद आज हमारी स्कूल्स की पढ़ाई के कारण
केवी जैन भी की पढ़ाई के क्वालिटी के कारण आज 10% स्टूडेंट्स उसी में से आते हैं। स्किल एजुकेशन पहले एक पुराने नाम पे था, वोकेशनल एजुकेशन के नाम पे, उसको हम लोगों ने अभी स्किल एजुकेशन की एक प्रारूप दिया है। उसमें मैं आपको कहूं, पहली बार क्लास 6 की कोर्सेस में स्किल को एक सब्जेक्ट के नाते इस बार शुरू किया गया है। इस बार जो इसी एकेडमिक ईयर में जो बच्चे 6th स्टैंडर्ड में हैं, वो लोग स्किल्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस बीच में हमने नया टेक्स्ट बुक की काम को महत्व दिया है। आउट ऑफ जैसे बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 to 12, ऐसे 15 क्लासेस की जो नया टेक्स्ट बुक, उसमें से 7 ईयर की नया टेक्स्ट बुक बन चुके हैं इसी एकेडमिक ईयर तक। बाल वाटिका 1, 2, 3, क्लास 1 and 2 और क्लास 3, 4 एंड क्लास 3 एंड क्लास 6, ये 7 क्लास की 3 and 6 की हुआ है। इस साल अगले फरवरी तक हम लोग 4 and 5 एंड 7 and 8, ये 4 इयर्स की हम लोग नया टेक्स्ट बुक ले आएंगे। फिर अगले एकेडमिक ईयर में यानी 26-27 में क्लास 9 and 10 एंड 11-12 की नया टेक्स्ट बुक आ जाएगा। मैं तो और एक तथ्य मैं आपके सामने रखूं, पहले एनसीईआरटी आपने, आज एनसीईआरटी में सीबीएसई तो है, लेकिन कई सारे स्टेट स्कूल बोर्ड भी एनसीईआरटी की किताब को अपने अपने राज्यों में लोकल कॉन्टेक्चुअलाइज करते हुए यूज कर रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी अपने ओर से किताब पहले 5 करोड़ कॉपी छपाते थे। अगले एकेडमिक ईयर में एनसीईआरटी पूरी तैयारी किया है 15 करोड़ बुक्स बनाने के लिए। इसकी उद्देश्य यह है कि जो डिमांड सप्लाई है, जो ध्यान में कभी कभी आता था कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई चेन एनसीईआरटी की ओर से नहीं बन पाते थे। सुलभ मूल्य में और गुणात्मक किताब, क्वालिटेटिव एंड अफोर्डेबल, ये हमारी एनईपी की एक प्रायोरिटी है। उसी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अगले साल जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी प्राइस में भी थोड़ा कटौती आएगी। कल भी मैंने कहा है, हमने इस बार 2 काम करेंगे अगले एकेडमिक ईयर में। कुछ किताबों की मूल्य घटेगी, कुछ किताबों की मूल्य बढ़ेगी नहीं, यानी देयर विल नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। Some rather in some classes it will reduce, the price will be reduced। और हमने हमारी एक एनसीईआरटी की किताब डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम, एक चेन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एक चेन है, वो तो रहेगा। उसके अलावा हमने जो आज की समाज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किताब खरीदता है, जो हमारे देश में 2 प्लेटफॉर्म काम करते हैं ई कॉमर्स के, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, दोनों के साथ एनसीईआरटी ने एमओयू किया है। जितना जो एमआरपी है, एमआरपी के ऊपर, एमआरपी पे ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी किताब उपलब्ध हो सकता है। तो मेरे पास जानकारी है, इसकी अर्थ इनकी नेटवर्क लगभग भारत की सभी पिन कोड एरिया के अंदर है, यानी मार्केटिंग चेन की सीधा सीधा नाता देश की गांव कस्बे तक पहुंच जाएगी। 23,000 पिन कोड है, ऐसा कल मेरे को फ्लिपकार्ट वाले बता रहे थे।
इसके अर्थ वो लोग वो सारे जगह पे ऑन ऑर्डर MRP पे NCERT की किताब उपलब्ध कराएंगे। इस बीच में भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम PM पोषण की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। 4 से 14 के अंदर उस समय की सरकार ने लगभग 71,525 करोड़ की इन्वेस्टमेंट PM पोषण पे किया था। हमने लास्ट 10 साल में 10 इयर्स में इस अमाउंट को बढ़ा के 1,04,930 करोड़ की स्पेंडिंग किया है। मित्रों, इन दिनों में एक दो नया इंफॉर्मेशन आपके सामने पहले भी है। देश में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पूरा हुए हैं। 4 दिसंबर 24 में एक बहुत बड़ा सैंपल साइज को लेते हुए 23 लाख स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हुए लगभग 87,619 स्कूल्स, शायद अब तक देश की असेसमेंट सर्वे की ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। NEP का ये एक रिकमेंडेशन था। 2021 में इसका पहला सर्वे किया गया था NAS का। दूसरा बड़ा सर्वे NAS का अभी कंप्लीट हुई है, जिसके कारण हम जिला लेवल तक एक रिपोर्ट बना पाएंगे कि उस जिले की एकेडमिक स्थिति क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है। यूडाइस में से उसकी फिजिकल डाटा तो मिल ही जाता है, स्कूल कितना है, टॉयलेट है, पानी है, ये सब मिल जाता है, प्लेग्राउंड कितने हैं, लेकिन उसमें पढ़ते बच्चे सीखते क्या है, ये NAS हमको बहुत मदद करेगा। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी क्वालिटेटिव इनिशिएटिव है। आज हमारी देश में स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों का अपार ID बन चुके हैं। मैं जब हायर एजुकेशन में कहूँगा तब उसकी नंबर कोट करूँगा, उतना हमारी ID कितना बन चुकी है। विद्या समीक्षा केंद्र, हम एक नया एजुकेशन मॉनिटरिंग पॉइंट राज्यों में बने, जिसकी सफल प्रयोग गुजरात से शुरू हुई थी, उसको NEP के तहत भारत सरकार समग्र शिक्षा में उसको लेके शुरू किया है। लगभग 32 राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्र की काम शुरू हुए हैं डिफरेंट लेवल पे। मित्रों, कुछ तथ्य स्कूल एजुकेशन का मैंने आपके सामने कहा। हायर एजुकेशन में इस बीच में देश में 10 साल के अंदर लगभग 14% ग्रोथ हुई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। एक्चुअली कहते 13.8, 14-15 में इसकी संख्या 51,534 होते थे, वो आज बढ़ के 58,643 नंबर्स बने हैं। देश की यूनिवर्सिटी 762 1213 तक पहुंची है, 60% की ग्रोथ हुई है। नंबर ऑफ कॉलेजेस 38,498 से बढ़ के 46,624 हुआ है, 21% की ग्रोथ हुई है। देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नए 8 बने हैं, IIT 7 नए बने हैं, IIM नए 8 बने हैं, NIT 1 नया बना है, IIIT 16 नया बना है, आइजर 2 नए बने हैं। 2014 में सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की संख्या 115 था, जिसमें 42 ऐड करते हुए 157 इंस्टीट्यूशन पिछले 10 साल में बनी है। यानी उसका अगर ऐसे अर्थ देखें, पिछले 6 दशकों में देश में 115 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने सेंट्रली फंडेड, और एक डिकेड में हमारे दायित्व में उसमें 42 पर इंस्टीट्यूशन नया बने।
विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट में भी हायर एजुकेशन में अभिवृद्धि हुई है, उसमें 30% की ग्रोथ हुई है। पहले 14-15 में 3.42 करोड़ स्टूडेंट्स होते थे, 3 करोड़ 42 लाख स्टूडेंट होते थे, वो आज बढ़ के 4 करोड़ 46 लाख स्टूडेंट हुए हैं। फीमेल एनरोलमेंट में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है, लगभग 38.4% की ग्रोथ हुई है। 1.57 करोड़ पहले होता था, अब भी ये 2 करोड़ 18 लाख हो चुका है। उसमें फिर मैं कहूं, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स स्कूल में बढ़े थे, वुमेन टीचर स्कूल में बढ़े थे, ऐसे ही इस मोमेंटम आगे बढ़ते गया। स्टेम एजुकेशन में फीमेल पार्टिसिपेशन की 23% ग्रोथ हुई है। पहले 35,14,000 स्टूडेंट 14-15 में होते थे, इसकी संख्या अभी बढ़ के 43.03 लाख हो चुका है। ये टोटल स्टेम एजुकेशन की 43% फीमेल स्टूडेंट्स की दायित्व में आ चुका है, वो इतना बच्चे पढ़ते हैं। देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिशन रिक्रूटमेंट के माध्यम से, अगर मैं आपको कहूं 10-10 साल की कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन आपके सामने रखूं, 4 to 14 के अंदर 23,463 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट हुए थे परमानेंट, और 14 से 24 के अंदर हमारी कार्यकाल में ठीक उसकी दुगुना होकर 52,482 अपॉइंटमेंट हुए हैं। आज देश में हमने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की हम लोगों ने एक नया स्कीम लेके आए हैं, जिसके कारण 13,000 ई जर्नल्स, 30 लीडिंग इंटरनेशनल पब्लिशर्स की भारत की विद्यार्थी एक्सेस कर पाएंगे। भारत सरकार उसमें आने वाले 3 कैलेंडर ईयर में 25, 26, 27 में 6,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला है। इस बीच में हमने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी शुरू किया है, AI हेल्थ केयर, AI सस्टेनेबल सिटीज एंड AI एंड एग्रीकल्चर। उसमें हमारे लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हब एंड स्पोक मॉडल पे इस काम को कर रहे हैं। भारत की हायर एजुकेशन इकोसिस्टम देश की स्टार्टअप इकोसिस्टम की नेचुरल इंक्यूबेशन सेंटर है। रिसर्च पार्क हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक प्रायोरिटी की सेक्टर बन चुकी है। 14 की पहले 2008 के एक निवेश में देश में 3 IIT में ओनली 3 रिसर्च पार्क होते थे, जो बढ़ के अभी 6 रिसर्च पार्क हो चुका है IIT में। उसके अलावा और 13 रिसर्च पार्क IITs में खुले, उसकी काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत सरकार की शिक्षा नीति में एक प्रायोरिटी का विषय है भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज एंड मदर टंग। आज हमारी सारे एंट्रेंस 13 लैंग्वेज में होते हैं, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। हम लोगों ने, इस सरकार ने 2021 में एक नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAR ID। आधार की बेस पे एक व्यक्ति की लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट आईडी, कि हम मानते हैं शिक्षा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिंदगी भर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की आवश्यकता है। देश में आज NEP को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नया क्रेडिट आर्किटेक्चर बनाई गई।
ये क्रेडिट फ्रेमवर्क को अपार आईडी के माध्यम से अकाउंट फॉर करके ABC में वो रख पाएंगे। पहली बार देश में एकेडमिक बैंक क्रेडिट की आर्किटेक्चर किया गया है। आज देश में डिजिटल लर्निंग की हायर एजुकेशन में एक बड़ा व्यवस्थित दुनिया बन चुकी है। यूजीसी भी डिजिटल लर्निंग को फॉर्मल लर्निंग की मान्यता दिया है। AICTE भी मान्यता दिया है। आज देश में 3800 कोर्सेस डेवलप किया गया है स्वयं प्लेटफॉर्म पे। मोर देन 4.7 करोड़ एनरोलमेंट है स्वयं पोर्टल में। स्वयं प्लस की आज हम एनविजन कर रहे हैं। 320 कोर्सेस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। 55 लीडिंग इंडस्ट्री पार्टनर हमारी बन चुके हैं। समर्थ एक हायर एजुकेशन गवर्नेंस के लिए भारत सरकार की ओर से एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। ये अपेक्षा है कि भारत को जैसे वन नेशन वन डाटा बैंक ऑन एजुकेशन आपार उसकी एक हिस्सा है। यूनिवर्सिटी माने बच्चों को एडमिशन जानकारी लेने के लिए, यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड्स और रेटिंग जानने के लिए, अगर एक प्लेटफॉर्म पे ये सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, वहां की टीचर्स की कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और ग्लोबल लिंकेज के लिए समर्थ को एनविजन किया गया है। आज भारत में 12,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस समर्थ की प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं और हमारी कोशिश रहेगी ये सभी इंस्टीट्यूशंस भारत की समर्थ प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मित्रों, कोचिंग सेंटर एक विषय बन चुका है। भारत सरकार पिछले साल एडवाइजरी दिया था कोचिंग सेंटर के बारे में। सरकार की तो यह प्राथमिकता रहे कि विद्यार्थी ऐसा ही पढ़े, स्कूल एजुकेशन उसको ऐसे ही व्यवस्थित किया जाए कि उसको स्कूल में ही निर्भर करना पड़े, बाहर ना जाए। इसका उदाहरण मैंने दिया, ये हमारी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने करके दिखाया। अगर जेई एडवांस की स्पेसिफिक डाटा था तो मैंने उसको आपके सामने रखा। ऐसे ही मान के चलो मेडिकल, ऐसे ही मान के चलो जेई मेन, ये सारे में इस 2 स्कूल्स की, फिर स्टेट बोर्ड्स की स्कूल है। स्टेट के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेट बोर्ड के बच्चे आते हैं जो बिना कोचिंग के आते हैं। कोचिंग भी एक मेंटरशिप होती है। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारी कानपुर IIT ने एक 2023 में एक पोर्टल बनाई है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाई है, साथी के माध्यम से इंजीनियरिंग, मेडिकल और नौकरियों के लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए एक पोर्टल बनाई है। उसमें आज के दिन में 10,30,000 बच्चे उसमें रजिस्टर किए हुए हैं। इसको आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं सभी विद्यार्थी उसमें आए। मित्रों, हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्वालिटेटिव बढ़े, इसलिए NIRF की 2016 में एक नया दुनिया बनाई गई भारत में। आज भारत में $10,845 इंस्टीट्यूशन उसमें आज उस प्रोसेस में है, एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग किया जा रहा है। भारत में 2025 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस के द्वारा जो सामने रिजल्ट आई है, 2015 में इसकी संख्या था 11। आज क्यूएस रैंकिंग में 46 इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं। IIT बॉम्बे उस कैटेगरी में आज टॉप मोस्ट पहुंचा है। हम एजुकेशन में बुक प्रमोशन को एक महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। NBT कई प्रकार की बुक फेयर आज देश में आयोजन कर रहा है।
2014 में एनबीटी की बुक फेयर्स में सिर्फ 4 लाख स्टूडेंट आते थे। आज उनकी संख्या बढ़ के 19 लाख हो चुका। अभी 2025 की बुक फेयर का एक हिसाब बाकी है। मित्रों, देश में इनोवेशन, रिसर्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में एक प्राथमिकता की विषय बनी है। एनईपी की रिकमेंडेशन में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की फॉर्मेशन हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी उसकी चेयरमैन होते हैं। उसकी पहला गवर्निंग बॉडी मीटिंग भी हो चुकी है। विश्व स्तर की भारतीय मूल की थॉट लीडर्स, भारत सरकार की सारे वैज्ञानिक, दुनिया की नेतृत्व, शिक्षाविद उस कमेटी में है। और देश में रिसर्च को एक मोमेंटम दिया जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है। मैं अगर आपको उसमें 2 उदाहरण बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक कल्पना का एनविजन किया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। उसमें खुद आते हैं, हर एक साल वो खुद आते हैं। इस साल भी पिछले सप्ताह वो खुद उसमें 2 घंटा बच्चों के साथ गपशप मारने के लिए आए। आप लोगों ने मदद भी किया। पहले साल जब उसका शुरू हुआ, उसमें 7,531 स्टूडेंट आए थे, इनोवेटर। आज उसकी संख्या बढ़ के लगभग 50,000 हुआ है। इसमें नए आइडियाज आते हैं, उनको सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज दिया जाता है। भारत सरकार के मंत्रालय उनको अपना प्रॉब्लम पेपर देता है। उसमें हमारी देश की विद्यार्थी उसमें समाधान बनाने में लगते हैं। उसमें से धीरे धीरे उद्देश्य यह है बच्चों के अंदर आइडिया से लेके प्रोडक्टाइजेशन तक एक वैल्यू चेन आए, इसके उद्देश्य है। मित्रों, अंत में जैसे मैंने कहा था कि पिछले बार हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता रखे थे समाज के सामने कि हम लोग एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे एनटीए की उस समय की कुछ चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए। जून महीने में हम लोगों ने उस हाई लेवल कमेटी देश की प्रख्यात शिक्षाविद, वैज्ञानिक प्रोफेसर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनाए। वो कमेटी 21 अक्टूबर तक उसकी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने दे दिया। फिर हमने उनको कोर्ट के सामने भी एक्शन टेकन रिपोर्ट के तहत उपस्थापित भी कर दिया है। इसको पूरा करने के लिए माई गॉव पोर्टल में 37,000 सुझाव आए, रिस्पॉन्स आए। कई प्रकार की लोगों के साथ, पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, फोकस ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज के साथ सीरीज ऑफ मीटिंग, शायद अगर मैं सीटिंग कहूं तो सर मोर देन 30 सीटिंग्स हुए उस कमेटी की। सबको सुना गया, सबकी सुझाव को उस कमेटी ने लिया। उसके उपरांत उस कमेटी ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए 101 रिकमेंडेशन किया है। जिसमें अगर मैं आपको 2-3 चीज उसके हाइलाइट्स कहूं, भारत सरकार की शिक्षा विभाग की एक आर्किटेक्ट एनटीए अगले एकेडमिक ईयर से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेशन फरवरी से ही शुरू होगा, जनवरी से ही शुरू होगा। जेई की फास्ट फेज के एंट्रेंस शुरू होगा, जो लगभग जुलाई तक चलती है। कई प्रकार की इस बार एनटीए केवल हायर एजुकेशन स्टडी के लिए जो एंट्रेंस होगा उसी में फोकस करेगा।
पहले एनटीए सर्विसेज के लिए भी एग्जामिनेशन करता था, उसमें से एनटीए को निवृत्त रखा जाएगा। एनटीए केवल उच्च शिक्षा के लिए जो परीक्षाएं होगी, एंट्रेंस के एग्जामिनेशन होगा, उसी में फोकस करेगा। जिला, राज्य और केंद्र और संबंधित विभाग, जिस विभाग की परीक्षा होती है उसके अंदर एक सीमलेस नेटवर्क बने, ये कमेटी की एक प्रमुख एंड टू एंड समाधान के लिए एक सुझाव है। उसको हम काम पे लग चुके हैं, उसमें हम लोग कई सीरीज ऑफ मीटिंग हो चुका है। भारत सरकार की शिक्षा डिपार्टमेंट, संबंधित राज्य सरकार की, यानी सभी राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि इसमें से इन दिनों में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आप कुछ भी फायरवॉल बनाओ, कुछ भी टेक्नोलॉजी लाओ, जो मिस्चिफ मॉन्गर्स है, उसको हैकर्स है, उसके वो काट ढूंढ निकालते हैं। इसलिए उसको एक डायनेमिक तरीके से सब मिलके हम काम करें, इसके एक अप्रोच हमने शुरू किया है। हम एनटीए की रिस्ट्रक्चरिंग की बात एक उस कमेटी ने कही है। उस हिसाब से नया पोस्ट क्रिएशन करना, पोस्ट में नया अधिकारियों का नियुक्ति करना, ये काम भी तेजी से शुरू हो गई है। नया पोस्ट भी क्रिएट हो गया है, अधिकारी भी आने लगे हैं और खूब जल्दी जो रिकमेंडेड अधिकारी है उस अधिकारियों को हम उपलब्ध करवा भी देंगे। नए प्रकार की, नए ऊर्जा के लोग एनटीए की अंदर काम करेंगे। परीक्षा के जो मूल तरीके होंगे, इस हाई पावर कमेटी ने उस विषय में विस्तार से फीडबैक लिया, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, टेक्नोलॉजी वालों से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, विशेष करके साइबर क्राइम को दिखने वाले लोगों से। दोनों जो मेथोडोलॉजी है, पेन एंड पेपर, जिसको हम ओएमआर कहते हैं, और सीबीटी, दोनों प्रकार के अनुभव, जैसे ब्रॉडली हमारी कुछ एग्जामिनेशन सीबीटी होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन ओएमआर होते हैं। दोनों की सामने सुविधा क्या है, दोनों की सामने सीमाएं क्या है, उसके बारे में विस्तार से जो मूल काम था हाई पावर लेवल कमेटी की, जिसमें से कई प्रकार के एक्सपर्ट्स रहे, बड़े ऑब्जेक्टिवली उन्होंने कई प्रकार के लोगों से वार्ता करके दोनों की एक प्रॉब्लम पेपर और सॉल्यूशन पेपर दोनों सामने रखे हैं। जो इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को थोड़ी देर में उसकी एक जहां समझने के लिए इसको हम अभी आज पब्लिक डोमेन में एजुकेशन मिनिस्ट्री की साइट में, एनटीए की साइट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी कुछ परीक्षा सीबीटी में होते थे, कुछ परीक्षा ओएमआर में होते थे। हर एक विभाग की हर एक परीक्षा की एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है। जैसे जेई, यानी जिसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन होता है, उसकी ओनरशिप एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। एनटीए हमारी स्वीकृति से उसको, जैसे परंपरागत सीबीटी में होता था, सीबीटी में वो इस बार भी होगा, जो जनवरी महीने से शुरू होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसकी प्रोसेस पूरा शुरू हो गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटर्स हो गए हैं, उसकी प्रोटोकॉल भी स्टूडेंट्स को बता दिया गया है। ऐसे जेई नीट की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हेल्थ डिपार्टमेंट है। इस बीच में माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समीक्षा हमारी 2 राउंड की हो चुके हैं। अधिकारी स्तर पे कई प्रकार की चर्चा हो रहा है। जो उचित व्यवस्था होगा सीबीटी या ओएमआर, उसको एजुकेशन विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अपेक्षा रहेगी उसको पूरा करेगी। दोनों के लिए हम लोग तैयार हैं। जो व्यवस्था हमें एज ए सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशनली कहे तो हियर एनटीए इज द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइड करते हुए जीरो एरर हो, यह हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन किस मोड पे परीक्षा होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का ही
रोल रहेगा। ये हाई पावर कमेटी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। इसीलिए हम उनके साथ वार्ता कर रहे हैं और जल्दी ही उसमें से सरकार राज्य होल एक व्यवस्था आ जाएगी। इसमें कई विषयों की सावधानिता रखने के लिए भी हमें इसकी जो सिक्योर स्टोरेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, उसकी कमांड सेंटर कहाँ रहेगा, वो डिजिटल वे में जाए या पेन एंड पेपर वे में जाए, इसकी सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन उसी में निर्भर करता है। उसके बारे में भी कमेटी ने कई रिकमेंडेशन दिया है। उसको पूरा लेटर एंड स्पिरिट में एनटीए पालन करेगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों में एक अनुभव आया कि हमारी इस सारे दुनिया की जब मोटा मोटी कहे उसमें से 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स विभिन्न एग्जामिनेशन पे बैठते हैं। जेई में लगभग 12-15 लाख बच्चे बैठते हैं। नीट में पिछले बार 23 लाख बच्चे बैठे, इस बार थोड़ा उसकी संख्या और बढ़ेगी। नेट जीआरएफ में, नेट सीआईएसआर में, यूजीसी की नेट हो या सीआईएसआर की नेट हो, इन दोनों को मिलाए तो इसमें भी 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। इसलिए मोटा मोटा मैंने कहा कि 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। फिर एग्रीकल्चर की है, फिर और एक दो एजुकेशन बोर्ड की हम लोग काम करते हैं। ये सारा मिला के तो ग्रीवेंस एक एस्पेक्ट है। कमेटी ने रेकमेंड किया कि जीआरआरसी बनाने के लिए एक ग्रीवेंस रिपोर्टिंग एंड रिड्रेसल सेल बने। इस बार एनटीए उस आर्किटेक्चर को भी सामने बड़े जिम्मेदारी के साथ लाएगा। पिछले बार इस सारे को चर्चा करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत स्टूडेंट्स के वेलनेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ के बारे में भी, डिस्ट्रेसिंग के बारे में, रिडक्शन ऑफ एग्जाम स्ट्रेस के बारे में भी कुछ टिप्पणी किया था। कमेटी ने उसके ऊपर सुविचारित मंतव्य दिया है। सरकार उसको उस ढंग से पूरा करेगी। उस समय में कोचिंग सेंटर के बारे में भी कुछ अभिमत उन्होंने रखा है। जो अभिमत कोचिंग सेंटर के बारे में रखा है उसको समाज में मध्यवर्गीय लोगों की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है ये, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हुए कैसे मार्केट फोर्स उसको मिसयूटिलाइजेशन ना करे, हमारी वो चिंता रहेगी। कोचिंग हो, हमारे वहाँ तो प्राध्यापकों की पास काउंसलिंग लेने के लिए हमारे कभी कभी प्राध्यापक उसको आपने बहुत सारे हम सभी की जिंदगी में ऐसे कोई प्राध्यापक होंगे जो विद्या दान को बढ़ाते हुए उनके घरों में बच्चों को अपने बेटे बेटियों से ज्यादा ध्यान से रखते थे। वो एक परंपरा से हम लोग पले बढ़े हैं, उसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ। वो तो एक प्रकार से कोचिंग है, हैंड होल्डिंग है, बियॉन्ड क्लासरूम है, लेकिन उसमें से एथिक्स रहे, उसमें से कमर्शियलाइजेशन ना रहे, ये एक एस्पेक्ट हाई लेवल कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया है। कोर्ट ने भी उसके ऊपर टिप्पणी दिया है। इसको भी हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। कुछ रिकमेंडेशन स्पेसिफिक भी हाई लेवल कमेटी ने किया है। हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ टेस्ट फॉर यूजी एडमिशन, सीयूईटी के बारे में, उसको कैसे और सरल करे। बहुत विषय हो जाता है, बहुत परीक्षा हो जाते हैं, बहुत भाषा में होता है, उसके ऊपर भी यूजीसी सीयूईटी परीक्षा कैसे, उसमें हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंट्रेंसेस हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली, रातों रात शायद संभव नहीं होगा, लेकिन माइग्रेशन टू कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग, ये कमेटी के प्रमुख रिकमेंडेशन रहा है। एनटीए एक पब्लिक टेस्ट प्लेटफॉर्म खुद बनाए और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए। जैसे मैं आपको समझने के लिए कहूं, हम लोगों ने राज्यों से बात किया है, हर एक जिले में कुछ निर्दिष्ट स्थान हो, सरकार की परिसर हो, वो उस जिले की सरकारी कॉलेज हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय हो सकता है, नवोदय विद्यालय हो सकता है,
उन राज्य सरकार की ऐसे कोई और अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या कोई रेपुटेड और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं फिलांथ्रोपिक बॉडी के, इसकी धीरे धीरे देश में निर्दिष्ट पॉइंट हो और उसके लिए साइंटिफिक के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इस दिशा में हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे हमारी जो एनईपी ने हमको, जिससे मैंने शुरू में स्कूल एजुकेशन के बारे में बोलते हुए कहा कि हम 9, 10th, 11, 12th ये 4 क्लास में सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में एक पैराडिग्म शिफ्ट की ओर एनईपी रिकमेंडेशन किया है। वो परीक्षा और पढ़ाई ऐसे ही बने जिसमें पढ़ते हुए ही हमारे एंट्रेंस को कॉम्पीट करने के लिए हमने दक्षता लाए। एजुकेशन सिस्टम को इतनी रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है, इसके बारे में भी कमेटी ने कहा है। कमेटी ने टेस्टिंग और उसकी साइकोमेट्री के ऊपर, यानी बच्चे की मन कैसे होता है, इसलिए प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा पे खुद आते हैं। क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि सबसे बड़ा अभिभावक अश्योर करे, चलो ऐसे करना है, डरो मत। ये इसीलिए एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक दुनिया की तत्व बनाए साइकोमेट्री और एजुकेशन टेस्टिंग के बारे में कंस्टेंट रिसर्च हो। एक बार ये कर लिए, अगले साल उसको नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं है। जो समाज की मन, दुनिया की स्थिति जैसे बनेगी ऐसे उसको बनाए, ऐसे हाई लेवल हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी ने कहा है। जैसे एडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी मैंने कहा है, ये सारे को यूज मैंने ध्यान में देखते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन भी हमें सोचना चाहिए। विश्व में क्या हो रहा है उस स्टैंडर्ड तक ले जाना पड़ेगा और इसको कॉन्स्टेंटली HLC हाई लेवल कमेटी ने एक हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की भी रिकमेंडेशन किया है। 3 लोगों की एक हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी इस बीच में हमने बनाया है। प्रोफेसर राधाकृष्णन जी को ही हमने अपेक्षा अनुरोध किया है कि आप भी इसी को, जब आपने इसको प्रॉब्लम्स को समीक्षा क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, आप ही की रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हो। इसको एक न्यूट्रल बॉडी के नाते, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने वाले इंस्ट्रूमेंट के नाते हाई पावर कमेटी आपके नेतृत्व में रहे। मित्रों, इसको भी हमने कर दिया है। मैंने आपके सामने स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और विशेष करके NTA रिफॉर्म के बारे में, देश की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रिफॉर्म के बारे में कुछ विषय रखा। मैं आपके माध्यम से देश की विशेष करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस बार जो बच्चे बैठेंगे उनको आश्वस्त करता हूं, सरकार आपकी सभी सुझावों को ओपन माइंड से लेने की मानसिकता में है। सबकी फोरम है, सबकी टाइमलाइन है। इसीलिए ग्रीवांस रिड्यूसल सेल की भी हम लोगों ने अब कल्पना किया है। भारत सरकार की शिक्षा विभाग इसके लिए अपने द्वार उन्मुक्त रखा है किसी की भी सुझाव लेने के लिए, लेकिन इसको जिम्मेवारी के साथ इस इंस्टीट्यूशन जो बनी है या बन रही है उसको सुधारेंगे। यही 2-3 विषय मैंने उचित लगा आपके सामने शेयर करने के लिए। फिर मैं कहूँ आपको घंटा भर के अंदर इस रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको वादा किया था। नवीन जी, कई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें अभी भी वाइस चांसलर नहीं है, उस पर क्या मंत्रालय सोच रहा है? देखो, एक वाइस चांसलर की नियुक्ति एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी हर एक दिन कुछ ना कुछ खाली रहेगा। एक वर्ष से अधिक हो गया है कहीं। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ जगह देखो, सारे का एक प्रोसेस रहता है। हम वाइस चांसलर किसी को भी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के लिए एक बार क्वालिटेटिव लोग चाहिए। सरकार की संज्ञान में ये सब है। हम जल्द ही सबकी प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। सर, जेई मेन के लिए आपने बताया CVT में 22 जनवरी से शुरू हो रहा है। सर, CUET के लिए भी जो गाइडलाइन UGC की वेबसाइट पर अपलोड है उसमें भी सभी पेपर्स 37 CVT मोड में होंगे। तो नीट पे अभी कोई फैसला? देखो, दोनों विभाग की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एजुकेशन है। हाँ। जिस एग्जामिनेशन के बारे में आप कह रहे हो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री तो हेल्थ। ये जल्दी मैंने आपको कह चुका है, 2 बार माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी मीटिंग भी हो चुका है। सेक्रेटरी लेवल पे मल्टी राउंड्स की मीटिंग हो रहा है। उसकी संख्या सबसे बड़ा है। 25 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें परीक्षा देंगे, जिसकी उसकी चुनौती भी बड़ा है।
ये सब बच्चे हैं, ये कोई सिर्फ एक शॉपिंग निर्णय नहीं कर सकते, सारे विषय को ध्यान में रखते जैसे हम दोनों मिनिस्ट्री तय करेंगे जल्दी आपको, वो तो होता है थोड़ा, हम कोशिश करेंगे आज अर्ली एज पॉसिबल हम मेथोडोलॉजी बता दें। प्रोफेसर थे ICSSR इंस्टीट्यूट्स के अंडर, उन्होंने काफी बार आपको लेटर लिखा है, 5 लेटर्स लिख चुके हैं वो 8 साल में, कि 6 पे कमीशन से उनका जो सैलरी है वो 7 पे कमीशन में नहीं हुआ है, एंड वो यही कहते रह रहे कि हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, PMO को लिख दिया। नहीं जवाब है, उनको मालूम है। देखो सारे कोई ICSR कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं आपको विनम्रता से कहूँ ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक रिसर्च विंग है सरकार की। जो संस्था के आप कह रहे हो दे ऑल आर NGOs, वो सरकार के अंश नहीं है। सरकार कभी उन लोगों को अनुदान देती थी, कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी को सरकार अनुदान भी देती थी बैक टू बैक। अभी धीरे धीरे सरकार ने अप्रोच किया कि हम ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम कैपिटल ग्रांट देंगे, ऐसे ही दे रहे हैं। ऐसे ICSR की जो एफिलिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन NGOs है, गैर सरकारी संस्था है, वो क्या तनख्वाह देंगे, क्या रिसर्च करवाएंगे, उनकी विषय है। सरकार की कोई जवाबदेही उस पर नहीं है। सर जो PM श्री स्कीम है अभी तक केरला ने अभी तक साइन नहीं किया है, पिछले साल का फंड भी नहीं मिला, आप कैसे देखते हैं कि अब आई थिंक अब केरला और तमिलनाडु हम उनको समझा ही रहे हैं, केरला शायद आ ही गया, अभी तक तो नहीं साइन किया। लिख करके दिया है कि वो आएंगे सर, हम लोग देखो डेमोक्रेसी में हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, सभी को NEP इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये नेशनल पॉलिसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम सबको देखो डेमोक्रेसी में कुछ लोग नहीं मान रहे, आएंगे स्वागत है उनका, इसलिए हम सबको समझा के अनबोर्ड करना चाहते हैं। Sir, you said that अगले साल से NTA will focus just on higher education entrance exams, which are the exams which it will not conduct, जो आप कहते कुछ service related exams हैं। बीच में NTA कुछ नौकरी की भी एग्जामिनेशन कर रहा था, रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन कर, उसको हम लोगों ने नीतिगत फैसला किया है कि NTA विल फोकस ऑन एडमिशन एंट्रेंस ओनली। So what about CTET? CTET is not an entrance exam. देखो CTET का तो CBSE कर किया इसमें, ये तो स्पेशल, ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत बात है, इसलिए CBSE भी एक कॉम्पिटेंट बॉडी है, उसको हमने काम दिया। एडसिल भी कुछ एग्जामिनेशन करता है, लेकिन NTA को हम स्पेशलिटी बनाना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं एडमिशन के लिए। क्यों, जैसे ये बहुत सारे 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनकी आयु कितना देखिए, जब नौकरी के लिए जो परीक्षा देता है वो तो 23-22 यानी 18 to 23 तक कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जो एजुकेशन एंट्रेंस एजुकेशन के लिए देते हैं उनकी आयु 16, 17, 18 साल के अंदर है। तो NTA हैज टू बी स्पेशल बॉडी, स्पेशलिस्ट बॉडी। सर अगर कोई आंकड़ा है कि अगर हम ये रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम्स को हटा दें तो फिर अब NTA कितने एग्जाम्स कंडक्ट कर पाएगा? मैं तो अभी आपको 50 लाख से ज्यादा बता दिया मैंने मिनिमम, उसके और डिटेल आ जाएगा। इस बात को देखते करते करते कितना होता है देखते हैं, क्योंकि तो डायनेमिक है ना, संख्या ऊपर नीचे होते रहता है। मैंने जैसे आपको 4 एग्जामिनेशन बताया, JEE, NEET, UGC नेट, CSIR नेट, एग्रीकल्चर की UG कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन, ये अपने में ये संख्या हो रही है, बड़ा 50 लाख से ऊपर हो रहा है, मोर देन 60 लाख तक चला जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई स्पेसिफिक कंसर्न्स रेज की है सर? नहीं, हम मिलके बात कर रहे हैं, दोनों ने हमारी सहमति बन रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की एग्जामिनेशन है, वो जैसे कहेंगे वैसे तो करेंगे। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में तो definitely- हाँ, अभी हम कुछ सप्ताह में कहने वाले हैं। एकेडमिक सेशन कहाँ तक पहुंच गया, अभी हम क्यों नीट होना है, नीट की मेथोडोलॉजी क्या होगा इसकी प्रक्रिया हम जल्दी ही लेके आएंगे। जनवरी में ये था JEE का, इसीलिए हमने उसको सही समय में शुरू कर दिया है। सर ये UGC की तरफ से जो अभी गाइडलाइंस ड्राफ्ट बना है, लेकिन वो डुअल एडमिशन की कि साल में 2 बार एडमिशन हो सकेगा, तो क्या CUET भी फिर साल में 2 बार होगा उन दोनों एंट्रेंस? ये CUET अभी एक बार होगा। एक ही बार। अगर डुअल एडमिशन होना होगा तो उसी एक ही स्कोर से देखो दोनों बार? एडमिशन और इसके भाई कोई तो CUET एग्जामिनेशन पास करके रख सकता है ना। अभी देखो इसको CUET के साथ मत जोड़ो। मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात हमने कहा कि तीसरी 3rd ईयर में या 4th सेमेस्टर के बाद कोई व्यक्ति चला जाएगा और कुछ पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, फिर वहां से क्रेडिट लेके आके फिर एक बार एडमिशन करेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे NEP की रिकमेंडेशन पे UGC लेके आ रहा है।
आप उसकी बेसिक एंट्रेंस के साथ जोड़ो मत। सर आपने स्टीयरिंग कमेटी का मेंशन किया जो बन रही है सर उसका काम क्या होगा, मेन फंक्शन क्या होगा? इस एग्जामिनेशन को एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि से एक्सपर्ट अथॉरिटी के नाते निगरानी रखना, गाइड करना, हैंडहोल्ड करना। सर बाकी मेंबर्स जो हैं तो हाँ, बाकी 2 है मेंबर, मैं अभी विभाग वाले बता देंगे आपको बाकी 2 मेंबर कौन है। सर एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स जो एनटीए के हैं वो शिकायत करते हैं कि डिले होता है पेमेंट में एनटीए की तरफ से, उसकी वजह से उनको अगले एग्जाम प्रोसेस कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद आप जब एक बार एग्जामिनेशन हो जाए आप देखोगे देयर विल बी, ने कहा कि हमने हमारी ये जो HLC एक संपूर्ण रिफॉर्म की काम किया है इस बार, इसलिए मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना उचित नहीं मानता हूं कि पिछले दिनों में को इसीलिए तो सब हुआ। इसीलिए इसको ना जाते हुए हम लोग एक नया अप्रोच में जा रहे हैं, राज्य और केंद्र दोनों मिलके। मैं इन दिनों में कुछ राज्यों में भी गया था, वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी, सभी चीफ सेक्रेटरियों से बातचीत कर रहे हैं। हम तो ये सारे की केंद्र बिंदु में जिला की मजिस्ट्रेट को सामने लेके आ रहे हैं। उस जिले में एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, दैट हैज टू बी वेटेड बाय रेस्पेक्टिव DM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तब जाके हम उसको सेंटर बनाएंगे। पूरा एक प्रोटोकॉल SOP बनाया जा रहा है, क्या क्या फीचर उसमें होनी चाहिए, तब जाके हम उसको सेंटर करके मैंने उसकी अकाउंटेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं। सर ये जो आप सेंटर्स की बात कह रहे हैं, जो अलग अलग जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे आप कह रहे हैं, तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जब एग्जाम होगा जेईई का जनवरी में, तो उसमें मतलब ये बन जाएंगे पूरे देश भर में होंगे हमारे पास? देखो हमारी जो CBT बेस्ड टेस्ट होती है उसके लिए लगभग 400 सेंटर लगते हैं, 400 सेंटर लगते हैं। वो 400 सेंटर में नया प्रोटोकॉल के साथ उसको हम कर लेंगे। जब पेन एंड पेपर होता है जो जेईई का नीट का जिसमें होता है उसमें थाउजेंड्स में जाता है, उसको अगर वो भी करना पड़े तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। छोटा सा बस एक पॉइंट और बता दीजिए सर, ये जो आपने रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है एनटीए की, सर किस तरह का स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट? देखो कई सारा चीज इस रिपोर्ट में है, आप उसको खुद थोड़ा अनुध्यान करें तो समझने के लिए अच्छा होगा। मेरे को ऑफिशियली जितना कहना था मैंने कहा। कुछ एक प्रश्न भी आया, देखो परीक्षा पेमेंट के लिए गड़बड़ तो होने नहीं देंगे, ऐसे लोगों को रखेंगे ही नहीं, यही रिफॉर्म है। जो सोचता है सेंट्रल सुप्रीडेंट मेरे को पैसा नहीं मिला इसलिए मैं कुछ कर दूंगा, वो जेल जाएगा इस बार। इसलिए हम सरकारी लोगों को रखेंगे, अकाउंटेबल लोगों को रखेंगे, DM उसको सर्टिफाई करेगा, राज्य उसको, स्टेट की पुलिस इसमें इन्वॉल्व रहेगा। क्योंकि इसमें तो आप अप्रिशिएट करिए, साइबर क्राइम एक नई चुनौती आया है, ये हम सभी की जिंदगी में आ चुका है। इसलिए उसको एक न्यूज वैल्यू में मत देखिए, इसको समाधान में मदद करिए। आपके पास जो जानकारी, पिछले बार आपकी जानकारी में हमने कई अच्छा काम किया है, मैं एग्जामिनेशन में कह रहा हूं, इसलिए आपको जाता है रिस्पॉन्सिबल तरीके से जहां जहां, क्योंकि ये दुनिया ऐसा है किसी को बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कहां गड़बड़ी कैसे हो रहा है, इसलिए हम सबको मिलकर उसको ठीक करना है। रितिका जी, सर 6 महीने हो गए लगभग सिंस द कमिटी वाज फॉर्म्ड एंड इस दौरान सीबीआई ने भी आई थिंक लगभग 4 चार्जशीट फाइल की हैं। आपको कि उसी वक्त एनटीए चीफ को बदल दिया था, बट इन द मीन टाइम हैव यू बीन एबल टू फिक्स रिस्पांसिबिलिटी विद इन द बॉडी नाउ दैट सीबीआई की काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन होगी? आर देयर एनी अदर पीपल अगेंस्ट व्हिच एक्शन वाज टेकन? जब मैं कह रहा हूं कि देयर इज ए रिफॉर्म एंड देयर विल बी टोटल रिफॉर्म एंड देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ईज एंड विल। देखो ये एग्जामिनेशन बॉडी है, सम कंटिन्यूटी तो चाहिए, की एरिया में नया अप्रोच रहेगा। मैं इतना ही आपको कहूं, जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। जब मैं कह रहा हूं मैं अभी एग्जामिनेशन होगा जनवरी में, ये कंप्लीट होगा जुलाई तक, मैं दिसंबर महीने में आपको बुला के इस विषय में जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, हम कोशिश करेंगे ये 0 एरर हो। एंड सर परमानेंट सचिव कब अपॉइंट होंगे उनके? सरकार ने काफी सारे पोस्ट अभी सैंक्शन भी किया है, उसके लिए परमानेंट पोस्ट सैंक्शन किया है, उसके अपॉइंटमेंट भी शुरू हो गया है, उसको ठीक कर दिया जाएगा। थैंक यू।